क्या होगा अगर कोई वोटर अपना वोट देने के बाद ये कहे कि मैंने जिस पक्ष को वोट दिया या मैंने जिस कंटेस्टेंट को वोट दिया उसको वो वोट नहीं मिला है और जो अंदर वीवीपैट मशीन में पर्ची भी गिरी है वो भी उसको नहीं गिरी है। और क्या हो अगर कोई वोटर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वोट पर पहुंचने के बाद ये कहे कि अब मुझे अपना वोट नहीं देना है। ऐसे समय पर इलेक्शन प्रक्रिया करवाने वाली जो टीम होती है या पोलिंग बूथ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर भारी बड़ी समस्या आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, उसको किस किस तरह से कौन कौन से एक्शंस वहाँ पर लेने पड़ते हैं और साथ में बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको शायद नहीं पता होंगी। तो ये वीडियो आपको इलेक्शन ड्यूटी करने के वक्त में बहुत ही काम आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, हम ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं क्योंकि ये आपकी सेफ्टी और आपकी ड्यूटी की सेफ्टी का मामला है, इसीलिए हमने ऐसा वीडियो बनाया है। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलते रहें। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम ये बता दें कि सभी राज्यों में मतदान की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है और हमारे संविधान में उसके लिए कानून भी एक जैसा ही है। हो सकता है कि शायद सभी जगह पर काम करने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन उसके लिए कानून जो है वो एक जैसे ही है। अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन कंटेंट पर कि पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी जो है वो एक टीम वर्क के तौर पर की जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि सबको मिलकर करने पड़ते हैं। तो ये एक टीम वर्क का जॉब है क्योंकि अकेले पोलिंग ऑफिसर कोई भी काम नहीं कर सकता है। अब जब टीम वर्क की बात हो ही रही है तो हम आपको ये बता दें कि पोलिंग बूथ पे आपको एक टीम दी जाती है जिस टीम में कम से कम 6 या 5 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, एक पियोन होता है और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ही होती है और बाकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब आपस में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो पोलिंग ऑफिसर को बताई हुई जगह पर जाकर सारा सामान रिसीव करना होता है। सामान के अंदर सारे आपके पोलिंग बूथ बनाने के लिए जो भी सामान है उसको रिसीव करना है। पोलिंग बूथ को सजाने के लिए मतलब उधर पोस्टर लगाने हैं कि यहाँ से महिलाएं प्रवेश करेंगी, यहाँ से पुरुष प्रवेश करेंगे और आपका पोलिंग का जो कुछ भी सारा सामान होता है वो आपको वहाँ जाकर तैयार करना है। उसके लिए सारी साधन सामग्री आपको एक जगह से दी जाएगी, वो आपको रिसीव करनी है। दूसरी चीज़, आपको ईवीएम मशीन्स और दूसरे जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पोलिंग ख़त्म होने के बाद फिल करके जमा करवाने पड़ते हैं, वो भी आपको वहाँ से रिसीव करने हैं। साथ में कुछ सील्स आपको दिए जाएंगे, कुछ स्टैम्प्स आपको दिए जाएंगे, वो भी सारा सामान जो आपको है वो आपकी टीम के साथ आपको रिसीव करना है। ये सारी जिम्मेदारी वैसे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में होती है, लेकिन ये काम जो है वो पोलिंग ऑफिसर का होता है। जब असली मतदान शुरू होता है तब हर एक वोटर की आइडेंटिटी को चेक करना, उसका नाम डॉक्यूमेंट में सही तरीके से मार्क करना और ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी पोलिंग ऑफिसर की ही होती है। आए हुए वोटर ने अपना वोट सही तरीके से कास्ट किया है और वाकई में वो वोट रजिस्टर हुआ है या नहीं ये भी आपको देखना है और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट में उसका नाम जो है उसे मार्क करना है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पोलिंग ऑफिसर की रहती है। मशीन में कास्ट हुए वोटों की गिनती और एक्चुअल में रजिस्टर में मार्क किए हुए लोगों की गिनती, ये दोनों जो है वो आपको हर 2 घंटे में मैच करने होते हैं। ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पोलिंग ऑफिसर की रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, वोट कास्ट किए हुए वोटर की उंगली पर जो शाही का निशान होता है वो भी पोलिंग ऑफिसर ही लगाता है और वो ठीक तरीके से लगाना है, वो भी एक पोलिंग ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपका वोटिंग शाम को 6 बजे फिनिश हो जाएगा तब आपको सारे ईवीएम के मशीन्स को सील करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पेपर वर्क को कंप्लीट करना है, जिसमें आपके सारे जो फॉर्म्स हैं वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होंगे। जैसे गुजरात का इलेक्शन है तो वहाँ के जो फॉर्म है वो गुजराती में होंगे,
अगर पंजाब का इलेक्शन होता है तो हो सकता है वहाँ के फॉर्म पंजाबी में हो, बंगाल के इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है वहाँ के फॉर्म बंगाली में हो। तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में फिल करके आपको उसको डॉक्यूमेंटेशन जो आपका है वो क्लियर करना है। और ये भी अकेले पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल पोलिंग ऑफिसर का ही होता है। इसीलिए ये आपका एक टीम वर्क है जो आपको टीम वर्क के तौर पर कंप्लीट करना रहता है। ये सारे काम आपको सुनने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन वाकई में ये थोड़े बहुत आसान है भी, क्योंकि अगर आप बिना टेंशन के ये सारे काम करोगे तो ये टीम वर्क से आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप इसको टेंशन लेके करोगे तो ये सारे काम आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। और एक्चुअल में पोलिंग बूथ के टाइम पे पोल किसी व्यक्ति का करवाना वही ज़रूरी है, और इसके लिए ईवीएम मशीन के साथ आपको एक कंट्रोल यूनिट दिया जाएगा, जिस कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल भी पोलिंग ऑफिसर के हाथ में ही होता है। तो अब ये कंट्रोल यूनिट आपको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए मुझे आपको सारे इक्विपमेंट्स की जानकारी देनी पड़ेगी, और ये हम अभी अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हमें जो रिसीव हुए मशीन है उसमें टोटल 3 मशीन्स हैं। इनको इलेक्शन की लैंग्वेज में यूनिट कहा जाता है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा बैलेट यूनिट होता है और तीसरा वीवीपैट होता है। अब ये तीनों मशीन की जानकारी या तीनों यूनिट की जानकारी आपकी पूरी टीम को होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टीम वर्क से ही आपका काम होगा। अभी स्क्रीन पर आपको कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रहा होगा। उसमें एक ऑन ऑफ का स्विच रहता है जो कि एक टॉगल स्विच है, और वो सिल्वर कलर का होता है। उसके बाद सामने की ओर ऊपर एक ग्रीन लाइट और दूसरी तरफ एक रेड लाइट होती है। ग्रीन लाइट जो है वो पावर की है, जब मशीन ऑन होता है तब ये ग्रीन लाइट ऑन रहती है, और रेड लाइट जब मशीन बिजी होता है या किसी प्रोसेस में होता है तब उसकी ये रेड लाइट ऑन होती है। उसके बाद नीचे की ओर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, और स्क्रीन के नीचे टोटल हिस्सों में बटे हुए 6 बटन होंगे, जिसमें लेफ्ट साइड पर जो सबसे पहला बटन है उसके ऊपर क्लोज लिखा होगा। उसके बाद में सेंटर में और 2 बटन आपको मिलेंगे जिसके ऊपर रिजल्ट और प्रिंट लिखा हुआ होगा, और सबसे राइट साइड में जो बटन होगा उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर जो क्लोज का बटन है उसका मतलब है वोटिंग समाप्त करने के लिए ये बटन आपको दबाना है। रिजल्ट का मतलब है आपके वोटिंग का रिजल्ट, मतलब कि जो अंदर कास्ट हुए वोट है उनका काउंटिंग मशीन अपने आप ही करता है। और क्लियर का मतलब है मशीन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब कि सारे वोट जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे और मशीन पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसी कंट्रोल यूनिट में सबसे नीचे आपको एक टोटल का बटन भी मिलेगा, जिससे आप हर 2 घंटे में ये चेक कर सकते हैं कि अभी एक्चुअल में यूनिट में कितने वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, वो आपको टोटल दिखाएगा। उसके बाद राइट साइड पर सबसे बड़ा बटन होगा जिसके ऊपर बैलेट लिखा होगा। इस बैलेट वाले बटन को दबाने पर ही वोटर अपना वोट जो है वो डाल सकता है। अगर आपने परमिशन नहीं दी और इस बैलेट के बटन को नहीं दबाया तो कोई भी वोटर पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा यूनिट, जिसको कहते हैं वीवीपैट यूनिट। वीवीपैट यूनिट के पीछे एक गैस में जो जैसा रेगुलेटर का बटन होता है वैसा ही काले रंग का एक बटन आपको मिलेगा। उसमें 2 मोड होंगे, जिसमें से एक ट्रांसपोर्ट मोड होगा और दूसरा वर्किंग मोड होगा। अगर आपका रेगुलेटर आड़ा है तो समझ लीजिए कि वो ट्रांसपोर्ट मोड में है, और अगर आपका रेगुलेटर सीधा है तो समझ लीजिए कि वो वर्किंग मोड में है। ट्रांसपोर्ट मोड में बटन तब होता है जब वीवीपैट मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, और जब आपको वीवीपैट मशीन को यूज़ करना है तब इस बटन को आपको वर्किंग मोड पर कर देना है। वीवीपैट मशीन की एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक विंडो दिखेगी। इस विंडो में आपने जिस किसी को भी वोट कास्ट किया है उस पक्ष का चिन्ह और उस पक्ष का नंबर लिखा हुआ एक पर्ची जो आपको इस विंडो के थ्रू दिखेगा, और वो पर्ची जो है वो गिरकर वीवीपैट मशीन में ही वापस जमा हो जाती है, ताकि वोटर ये देख सके कि मैंने जिस किसी को भी वोट अपना कास्ट किया है क्या यह वोट उसी को मिला है या नहीं। अभी आपको स्क्रीन पर तीसरा यूनिट दिख रहा होगा जिसको कहते हैं बैलेट यूनिट। अब बैलेट यूनिट में टोटल 16 बटन होते हैं। इसका मतलब ये है कि उम्मीदवार एक साथ 16 पक्ष में से किसी भी पक्ष को एक बार में चुन सकता है। अब मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई 4 पक्ष या किसी 4 उम्मीदवार का ही नाम है, तो बाकी के जो 12 बटन हैं उसमें ब्लू की जगह सफ़ेद मार्क होगा, और केवल ऊपर के 4 बटन में ही ब्लू मार्क होगा,
ताकि वोटर ये समझ सके कि इन चारों में से ही मुझे किसी एक बटन को दबाना है। अब ये तीनों यूनिट की जानकारी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये तीनों यूनिट जो है वो आपस में कनेक्ट कैसे होंगे और ये तीनों यूनिट को आपको कैसे पावर ऑन करना है। वैसे तो ये तीनों यूनिट जो है वो बैटरी ऑपरेटेड है, किसी को आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में कोई भी एक्स्ट्रा केबल या वायर जो है वो पहले से ही नहीं लगी हुई होती। उसके बाद बात करते हैं वीवीपैट यूनिट की। तो वीवीपैट यूनिट में आपको एक केबल पहले से ही लगा हुआ मिलेगा और बैलेट यूनिट में भी केबल पहले से ही एक लगा हुआ मिलेगा। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है? तो सबसे पहले वीवीपैट यूनिट का केबल आपको अपने कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका बैलेट यूनिट का जो केबल है उसको आपको वीवीपैट यूनिट में कनेक्ट करना है। अब ये तो हो गया कनेक्शन। अब उसके बाद अगर आपने पहले कोई गलत डिवाइस को ऑन कर दिया तो हो सकता है आपके सिस्टम में एरर जनरेट होगा। इसीलिए इसको चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस है। सबसे पहले आपको आपके वीवीपैट मशीन में बैटरी पूरी तरीके से ठीक तरीके से डली हुई है या नहीं वो एंश्योर करना है और अपने वीवीपैट मशीन को आपको वर्किंग मोड पर छोड़ देना है। जैसे ही आपने उसको वर्किंग मोड पर छोड़ दिया उसके बाद आपने अपने कंट्रोल यूनिट का टॉगल स्विच है जो सिल्वर कलर का आपको स्क्रीन पर पहले दिखाया था उसको आपको ऑन करना है। जैसे ही आप इस टॉगल स्विच को ऑन करेंगे वीवीपैट मशीन अपने आप ऑन हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट अपने आप अपनी सारी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा और सबसे पहले वीवीपैट मशीन में से 7 पर्चियाँ अपने आप ही गिरेंगी जो कि उसका चेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट अपने आप बैलेट यूनिट को भी चेक करेगा। बैलेट यूनिट में कोई भी पावर का बटन नहीं है, उसमें बैटरी पहले से ही इंसर्टेड होती है। तो जैसे ही आप ये 2 डिवाइस को ऑन करोगे वो डिवाइस अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तीनों यूनिट ठीक तरीके से ऑन हो गए। उसके बाद कंट्रोल यूनिट की जो रेड लाइट है वो थोड़ी देर बिजी रहेगी क्योंकि कंट्रोल यूनिट अपने दोनों यूनिटों के साथ कम्युनिकेट करके सारे सिस्टम रेडी है या नहीं वो चेक करेगा। जब वो रेड लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और ग्रीन लाइट शुरू हो जाएगी तब आपका यूनिट जो है वो वोटिंग के लिए बिल्कुल ही तैयार है और अब आप अपना वोटिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर बीच में कोई भी एरर आती है तो वो आपको कंट्रोल यूनिट के स्क्रीन पर दिखेगी। उस समय पर आपको टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करना है और अपने इस यूनिट को उस टेक्निकल टीम से चेक करवा लेना है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी इलेक्शन ड्यूटी के नेक्स्ट सेशन में जिसमें पोलिंग ऑफिसर का बहुत ही बड़ा रोल है और यहाँ पर हम बात करेंगे मॉक पोल की, क्योंकि मॉक पोल एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक्चुअल वोटिंग से 1 या 1.5 घंटे पहले की जाती है। मॉक पोल प्रक्रिया में आपकी टीम तो शामिल होगी और साथ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया है उन सभी पार्टियों के एजेंट्स भी इसमें शामिल होंगे। मॉक पोल करने का सही इरादा ये होता है कि जितने भी पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनको भरोसा दिलाना होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं या जो हमारे इलेक्शन के यूनिट है वो बिल्कुल सही तरीके से और ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और आप जहां पर वोट अपना कास्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में वोट जो है वो वहीं पर ही जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए पूरी टीम इकट्ठा होती है और टोटल 50 वोट जो है वो यूनिट में कास्ट करती है। उसके बाद इन्हीं 50 वोटों का रिजल्ट वहीं के वहीं निकाला जाता है और सबको एक दूसरे के साथ मैच किया जाता है। वीवीपैट में जो पर्ची निकली है उसके साथ भी उसको मैच किया जाता है। अगर ये सारे आंकड़े जो है वो मैच होते हैं तो पोलिंग एजेंट जो जितने भी हैं उसके साथ साथ जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट हैं और जो भी आपकी टीम है उन सभी को ये भरोसा हो जाता है कि उनके जो ईवीएम मशीन है जो काम कर रहे हैं वो ठीक है और इसमें कोई भी वोट की गड़बड़ी कहीं पर भी नहीं हो रही है। अभी ये सारी तो वर्बली बातें हुई, लेकिन एक्चुअल में ये कंट्रोल यूनिट के साथ आप कैसे करेंगे, कैसे वोटिंग को कास्ट करवाएंगे, कैसे उसका रिजल्ट देखेंगे और बाद में कैसे उन सारे वोटों को क्लियर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल वोटिंग भी तो आपको करवाना है। क्योंकि अगर एक्चुअल वोटिंग में ये 50 वोट काउंट हुए तो वो बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये पूरी प्रोसीजर को यूनिट के थ्रू कैसे किया जाता है। मॉक पोल शुरू करने से पहले आपको कंट्रोल यूनिट को पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल यूनिट में क्लोज का बटन दबाना है। अगर पहले कोई वोटिंग की प्रक्रिया हुई है तो क्लोज का बटन दबाने से वो वोटिंग जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट का बटन प्रेस करना है तो आपको कंट्रोल यूनिट जो है वो उस वोटिंग का रिजल्ट दिखा देगा जो कि आपके सामने हुई नहीं है या आपने नहीं करवाई है। उसका रिजल्ट का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद कंट्रोल यूनिट की रेड लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लियर का बटन प्रेस कर देना है। क्लियर का बटन प्रेस करते ही
उस यूनिट की सारी जो वोटिंग है वो डिलीट हो जाएगी और अब आपका मशीन जो है वो वोटिंग पोल के लिए, मतलब कि मॉक पोल के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अब क्या करें, आप बैलेट से एक एक बार परमिशन देकर जितने भी एजेंट्स और जितनी भी आपकी टीम मौजूद है उनसे 50 वोट को कास्ट करवाइए। जब ये 50 वोट पूरे के पूरे कास्ट हो जाते हैं तब वापस आपको कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो क्लोज का बटन है उसको प्रेस करना है। तो आपके ये 50 वोटों का जो वोटिंग जो है वो यहाँ पर क्लोज हो गई। उसके बाद इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको रिजल्ट का बटन दबाना है। रिजल्ट का बटन दबाते ही आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखेगा जो आपके एजेंट ने और आपकी टीम ने मिलकर जिन वोटों को कास्ट किया है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उस आंकड़ों को आपके अपने वीवीपैट में गिरी हुई पर्चियों के साथ मैच करना है। अगर ये वीवीपैट की पर्ची के आंकड़े और आपके जो वोट मशीन में कास्ट हुए हैं उसके आंकड़े मैच हो गए तो आपके पॉलिटिकल एजेंट्स को विश्वास हो जाएगा कि यूनिट जो है वो सारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये सब कुछ तो काम सही तरीके से कर ही रहा है, लेकिन अभी भी यूनिट में वो 50 वोट जो है वो मौजूद है। लेकिन अब 1 घंटे बाद आपको एक्चुअल वोटिंग भी तो स्टार्ट करवानी है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल यूनिट में से ये जो 50 वोट हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्लियर का बटन प्रेस करना है और क्लियर का बटन प्रेस करते ही कंट्रोल यूनिट अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा और जो भी 50 वोट आपने मॉक पोल के दौरान करवाए थे वो सारे वोटों को ये जो है वो डिलीट करेगा। अब डिलीट हो जाने के बाद आपका ये जो मशीन है वो एक्चुअल में जो वोटिंग होने जा रही है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले वीवीपैट मशीन को ट्रांसपोर्ट मोड में डाल दीजिए और अपने कंट्रोल यूनिट का पावर बाद में ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब एक्चुअल वोटिंग स्टार्ट होगा तब वापस आपको इसको पावर ऑन करना है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि मॉक पोल फिनिश हो जाने के बाद जो आपका रिजल्ट का बटन है और जो आपका क्लियर का बटन है कंट्रोल यूनिट का, उसको आपको सील कर देना है, क्योंकि आगे अब आपको इन दोनों बटनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों बटन को आपको सील कर देना है और ये जिम्मेदारी आपकी पूरी टीम की होगी। उसके बाद वीवीपैट मशीन को पूरा आपको खाली कर देना है, क्योंकि उसमें एक भी पर्ची मौजूद नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आपने काउंटिंग के समय सारी पर्चियाँ निकाल ही ली होंगी, लेकिन बाई चांस अगर कोई छूट गई है तो आप इंश्योर कीजिए कि वीवीपैट में कोई भी पर्ची अवेलेबल ना हो और वीवीपैट मशीन के उस भाग को भी आपको सील कर देना है। इन दोनों प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही आपको इन दोनों मशीनों को एक्चुअल वोटिंग में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ये दोनों सील नहीं हुआ तो आपको मुसीबत हो सकती है। अब जब एक्चुअल वोटिंग स्टार्ट होगा तब आपको सबसे पहले वीवीपैट मशीन को ट्रांसपोर्ट मोड में से वर्किंग मोड में लाना है और उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट का स्विच जो टॉगल स्विच सिल्वर कलर का है उसको ऑन करना है। उसके ऑन करते ही वापस वीवीपैट मशीन में 7 पर्चियाँ गिरेंगी। उस पर्चियों को आपको सील तोड़ के निकालना नहीं है, क्योंकि वीवीपैट मशीन आपने पहले से ही सील कर दिया है। और बाद में आपको कंट्रोल यूनिट के क्लोज का बटन का इस्तेमाल तब करना पड़ेगा जब आपका वोटिंग शाम को 6 बजे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको कंट्रोल यूनिट के क्लोज का बटन दबाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और वोटिंग समाप्त हो जाने के बाद इस क्लोज के बटन को भी आपको सील करना है। और ये सारे सील किए हुए इक्विपमेंट को वोटिंग फिनिश हो जाने के बाद आपको जहाँ से आपने ये सारे इक्विपमेंट रिसीव किए थे वहाँ आपको वापस इसको जमा करवाना है। और उसके साथ में आपके जितने भी पूरे दिन के डॉक्यूमेंटेशन हैं, जितने भी पूरे दिन के फॉर्म्स हैं, वो भी आपको भर के जहाँ से आपने रिसीव किए थे वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को जमा करवा देना है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें जमा करवा देंगे आपकी इलेक्शन ड्यूटी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे के 2 सवालों के जवाब आपको दे दें हम, जो हमने आपको वीडियो के शुरू में पूछे थे। अगर कोई वोटर पोलिंग प्रक्रिया को चुनौती देता है और यह कहता है कि मैंने जिस किसी को भी वोट दिया है वो वोट उसको नहीं मिला है, किसी और को मिला है, तो आपको उस वोटर से 2 रुपए की फीस कलेक्ट करके उससे एक फॉर्म भरवाना है और उसको टेस्ट वोट देने के लिए कहना है। ये टेस्ट वोट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हाजिरी में होगा और जोनल ऑफिसर की हाजिरी में भी ये हो सकता है। अब जब वो टेस्ट वोट अपना कास्ट करेगा और वो टेस्ट वोट्स के जरिए हम साबित कर देते हैं कि जो वोट उसने डाला है वो उसी पक्ष को गया है, किसी और को नहीं गया है, तो आप उसको सीधे पुलिस के हवाले कर दीजिए और उसको 6 महीने की जेल हो जाएगी। और अगर उसकी बात सच निकलती है कि जो वोट उसने कास्ट किया है उस पक्ष को वो वोट नहीं मिला है, तो फिर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है और आपको वहां अपना पोलिंग रोकना पड़ेगा।
अब जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि क्या हो अगर कोई वोटर सारी प्रक्रियाओं को पार करके पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद वोट देने के लिए मना करे तो क्या होगा। क्योंकि आपने बैलेट की परमिशन दे दी है और उस वोटर ने वोट देने से इनकार कर दिया है तो आपके फाइनल काउंटिंग में एक नंबर का मिसमैच हो सकता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, अगले वोटर को उसी बैलेट पर वोट दिलवा दीजिए ताकि आपका जो काउंटिंग है वो मिसमैच ना हो। और उस वोटर को आप समझा सकते हैं वोट देने के लिए, अगर फिर भी वो मना करता है तो वो उसका निजी निर्णय है, वो वोट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पोलिंग ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी होती है, मॉक पोल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी प्रोसीजर होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।